दोस्तों वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल अफिजू। होप सो आपको टेक्निकल एसईओ के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको टेक्निकल एसईओ रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो, और अगर आपने टेक्निकल एसईओ की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर लिंक हमने आई बटन में दे रखा है, आप वहां से जाके पूरे एसईओ कोर्स के सारे वीडियोस देख सकते हो। तो अब हम ऑन पेज एसईओ के बारे में बात करेंगे। हम इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज ऑन पेज एसईओ, व्हाई ऑन पेज एसईओ इज इम्पोर्टेंट, ऑन पेज एसईओ के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो गूगल रैंकिंग में मैटर करते हैं, जैसे EAT, टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन, हेडर्स टैग, एसईओ राइटिंग, कीवर्ड्स कैनिबलाइजेशन, कंटेंट ऑडिट, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, यूजर एंगेजमेंट। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ऑन पेज एसईओ? ऑन पेज एसईओ में बेसिकली हमारे वेबसाइट को और उसके कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना और उसको गूगल के सर्च इंजन में रैंक कराने का प्रोसेस होता है, जिससे हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए, जिससे हमारा बिजनेस ग्रो हो सके। इसमें आपको आपके हाई क्वालिटी कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना होता है, जैसे ऑप्टिमाइजिंग हेडलाइंस, HTML टैग्स, टाइटल, मेटा एंड हेडर एंड इमेजेस। अब बात ये आती है कि ऑन पेज एसईओ इंपॉर्टेंट क्यों होता है। ऑन पेज एसईओ हमारी वेबसाइट के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये सर्च इंजन को हमारी वेबसाइट और वेबसाइट के कंटेंट को समझने में मदद करता है कि हमारी वेबसाइट सर्चर्स की क्वेरी के लिए परफेक्ट है या नहीं। गूगल का अभी सबसे ज़्यादा फोकस है कि कैसे सर्च रिजल्ट में रेलेवेंस कंटेंट दे ताकि उसके यूजर्स का गूगल पे ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़े। गूगल के एल्गोरिथम ये इजीली समझ जाते हैं कि यूज़र क्या सर्च कर रहा है और वो उस क्वेरी से क्या चाहता है। ये सारी चीज़ें गूगल खुद के एडवांस एल्गोरिथम की मदद से समझता है, और यूज़र्स की क्वेरी को समझने के बाद वो यूज़र्स को बेस्ट रिजल्ट देता है, जैसे इन्फॉर्मेशन, शॉपिंग, नेविगेशनल, किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन हो गूगल सारी प्रोवाइड करा देता है। और ऑन पेज एसईओ पे फोकस करना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप आपका कंटेंट बना रहे हो तब आपके हाथ में पूरा कंट्रोल होता है कि उसे कैसे ऑप्टिमाइज करना है ऑन पेज एसईओ के लिए, लेकिन ऑफ पेज एसईओ में आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं होता है। और अगर आप ऑन पेज एसईओ पे सही मेहनत करते हो तो आपको आपकी वेबसाइट के ऑनलाइन प्रेजेंस में एक बहुत अच्छा बूस्ट दिखेगा। तो चलो ऑन पेज एसईओ के 10 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उनके बारे में समझते हैं। नंबर 1 है EAT। EAT का फुल फॉर्म है एक्सपर्टीज, ऑथोरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो गूगल के एल्गोरिथम यूज करते हैं किसी भी वेब पेज को गूगल में रैंक करने के लिए। इसमें आपको आपके नीच में एक्सपर्टीज होना, आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी होना और आपकी वेबसाइट ट्रस्टेबल होनी चाहिए। अगर ये तीनों फैक्टर्स आपकी वेबसाइट के साथ मैच कर रहे हैं तो आपको रैंक करने से कोई नहीं रोक सकता है। गूगल ने हमेशा क्वालिटी कंटेंट को प्रायोरिटी दी है, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप हाई क्वालिटी का कंटेंट बनाओगे तो आपको अच्छी रैंकिंग मिलेगी और आपको अच्छा ट्रैफिक मिलेगा, और लो क्वालिटी का कंटेंट से आप गूगल में कहीं दिखोगे भी नहीं। अब अगर आप आपकी वेबसाइट में एसईओ कर रहे हो तो आपको EAT को हमेशा ध्यान में रख के एसईओ करना है। सेकंड फैक्टर है टाइटल टैग। टाइटल टैग वो होता है जो आपके मेन हेड सेक्शन में होता है और जो आपकी पोस्ट या फिर वेब पेज की मेन हेडिंग या फिर टाइटल होता है, उसे टाइटल टैग कहते हैं। टाइटल टैग आपकी पूरी पोस्ट के बारे में बताता है कि एक्चुअल में आपकी पोस्ट किस बारे में है, और टाइटल से पता चलता है कि यूजर्स को आपकी पोस्ट में क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आपका टाइटल ही सर्च इंजन में फीचर होगा, और इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ज़्यादातर लोग आपके टाइटल को पढ़ के ही आपकी वेबसाइट पे आएंगे। टाइटल टैग का सर्च इंजन के पेजेस में रैंक करने में बहुत बड़ा रोल होता है। आपके टाइटल में आपका फोकस वर्ड होना ही चाहिए। अगर आप आपकी टाइटल को ऐसे नॉर्मली लिख दोगे जिसमें कोई पावर वर्ड, इमोशनल वर्ड नहीं है, तो आपको रैंकिंग में बहुत दिक्कत आएगी। और अगर आपकी पोस्ट रैंक भी कर जाती है, आपका टाइटल अट्रैक्टिव नहीं हुआ तो कोई उस पर क्लिक नहीं करेगा, और अगर कोई रैंक होने के बाद आपके टाइटल पे क्लिक नहीं करता है तो आपकी पोस्ट को डी रैंक कर दिया जाता है गूगल के थ्रू। एसईओ में टाइटल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि आपको आपका टाइटल कैसा रखना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स मिले और आप सर्च इंजन में फर्स्ट पेज पे रैंक कर सको। थर्ड फैक्टर है मेटा डिस्क्रिप्शन। पहले के टाइम पे मेटा डिस्क्रिप्शन रैंकिंग में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता था, लेकिन अब गूगल इसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता है। हालांकि इसको हमें अच्छा बनाना पड़ता है, एसईओ से ऑप्टिमाइज भी करना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा तो मैटर करता है। और मेटा डिस्क्रिप्शन गूगल के सर्च रिजल्ट में दिखता है, तो आपको मेटा डिस्क्रिप्शन एसईओ ऑप्टिमाइज और अट्रैक्टिव बनाना होगा ताकि लोग उसको पढ़ के
आपके वेब पेज पे आए। अगर आप आपके मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करके रखोगे तो आपकी वेबसाइट पे CTR बढ़ेगा और आपको क्वालिटी का रिजल्ट मिलेगा। फोर्थ फैक्टर है हेडलाइंस। अब बात आती है हेडलाइंस की। दोस्तों ऑन पेज एसईओ में हेडलाइन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब अगर हम बात करें तो टाइटल और हेडलाइन एक ही होता है, बस किसी वेब पेज पे हेडलाइन और टाइटल डिफरेंट होता है। बाकी नॉर्मली ब्लॉग पोस्ट में टाइटल और हेडलाइन एक ही चीज होती है। मेनली लोग क्या करते हैं कि अपनी हेडलाइन को जल्दी जल्दी लिख देते हैं और फिर ध्यान से सोच समझ के कंटेंट लिखते हैं। लेकिन दोस्तों हेडलाइन आपको क्लिक्स दिलाती है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के अंदर। अगर आपकी हेडलाइन क्लिकेबल नहीं होगी तो भले ही वो सर्च इंजन में रैंक कर जाए लेकिन आपकी वेबसाइट पे क्लिक नहीं आएंगे। तो अब आप जब भी अपनी हेडलाइन बनाएं तब उसको स्ट्रेटेजिकली बनाएं। आपकी हेडलाइन इंटरेस्टिंग होनी चाहिए ताकि अगर वो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में रैंक करे तो उस पर लोग क्लिक करें और आपकी वेबसाइट पे विजिट करें। फिफ्थ फैक्टर है हेडर टैग। दोस्तों आपकी पोस्ट में एक तो होती है मेन हेडिंग और उसके बाद आती है बहुत सारी अलग अलग सब हेडिंग्स, जिससे आपके मेन टॉपिक्स के सब टॉपिक्स को समझाया जाता है और कंटेंट को ऐसे अच्छे से फॉर्मेट में कैटेगराइज भी करा जाता है। दोस्तों बेसिकली हेडर टैग डायरेक्टली आपकी रैंकिंग में इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन इसकी वजह से आपकी पोस्ट रीडेबल लगती है, जिसकी वजह से आपके पोस्ट पर यूजर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, जिससे आपके पोस्ट का एवरेज रीडिंग टाइम ज़्यादा होता है और गूगल को लगता है कि ये पोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए लोग इसे इतनी देर तक पढ़ रहे हैं, तो वो हमारी पोस्ट को रैंक कर देता है। मतलब हेडर टैग इनडायरेक्टली रैंकिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जब हम किसी एक हेडिंग पे उतना ज़्यादा कंटेंट नहीं लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम अलग अलग सब हेडिंग्स बना दे तो हम बहुत ज़्यादा कंटेंट लिख सकते हैं और हमारा कंटेंट अच्छा और बड़ा भी होता है। सिक्स्थ फैक्टर है एसईओ राइटिंग। अब दोस्तों लोग इस जगह क्या करते हैं कि वो लोग कंटेंट ऐसे लिखते हैं जैसे सर्च इंजन के लिए ही लिख रहे हों, लेकिन दोस्तों हमें कंटेंट सर्च इंजन और यूजर्स दोनों के हिसाब से लिखना चाहिए। अगर हम खाली सर्च इंजन के हिसाब से कंटेंट लिखते हैं तो वो यूजर्स को समझ ही नहीं आएगा और हम अगर कोई सर्विस या प्रोडक्ट बेच रहे होंगे तो उनको कोई खरीदेगा ही नहीं। इसलिए यूजर्स और सर्च इंजन दोनों के हिसाब से कंटेंट को लिखना चाहिए। अब एसईओ कंटेंट लिखने के लिए एक स्ट्रेटजी होती है और ये स्ट्रेटजी कीवर्ड रिसर्च और कीवर्ड प्लेसमेंट से कहीं ज्यादा होती है। सिर्फ पैसे कमाने के लिए एक सिंपल कंटेंट लिखने के बाद ये सोचना कि वो सर्च इंजन में रैंक हो जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ध्यान रखें कि गूगल उन्हीं आर्टिकल्स को रैंक करवाता है जो यूजर्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आपको भी कंटेंट यूजर के हिसाब से लिखना होगा। तो ध्यान रखें कि वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए और वो रिलेवेंट होना चाहिए। सेवंथ फैक्टर है कीवर्ड कैनिबलाइजेशन। कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी एक टारगेटेड कीवर्ड पे बहुत सारे अलग अलग वेब पेजेस बना देते हैं, जिससे हम सोचते हैं कि कोई ना कोई तो रैंक हो जाएगा, लेकिन उस केस में हमारी वेबसाइट को गूगल स्पैम वेबसाइट की लिस्ट में डाल देता है। अगर आपके अलग अलग पेजेस सेम कीवर्ड पे रैंक करते हैं तो आप आपके खुद के कॉम्पिटिटर बन जाते हो। अगर आपने कहीं जान करके कीवर्ड कैनिबलाइजेशन नहीं किया हो तो एक बार अपनी सारी पोस्ट को रीचेक कर लें कि कहीं आपने कीवर्ड कैनिबलाइजेशन करा है या नहीं, और अगर कहीं गलती से कर दिया हो तो उसे सही करें। 8th फैक्टर है कंटेंट ऑडिट। अब बहुत सारे लोग हमेशा नए कंटेंट को क्रिएट करने में फोकस करते हैं। वो लोग उनके पुराने कंटेंट को देखना भूल जाते हैं, लेकिन दोस्तों आपको आपके पुराने कंटेंट की तरफ भी ध्यान देना होगा कि कौन सा कंटेंट रैंक कर रहा है और कौन सा नहीं। अगर आपका कोई पुराना कंटेंट रैंक कर रहा हो तो आप ये देखो कि वो कौन से कीवर्ड पे रैंक कर रहा है और ये ट्राई करो कि उसके रिलेटेड कीवर्ड पे भी रैंक करवाओ और वहाँ से कुछ प्रॉफिट लाओ। पुराने कंटेंट को ऑडिट करने के कुछ फ़ायदे हैं। आप ये देख सकते हो कि आपका पुराना कंटेंट गोल अचीव कर रहा है या नहीं। आपको ये भी पता चलेगा कि क्या आपके कंटेंट में जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट है या उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, और आपको ये भी समझ आएगा कि आपकी वेबसाइट के लिए किस टाइप का कंटेंट वर्क कर रहा है। कंटेंट ऑडिट एक बहुत अच्छी एसईओ प्रैक्टिस है और ये डेली बेसिस पे करनी चाहिए। 9th फैक्टर है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों किसी भी पोस्ट में इमेज ऐड करने से उस पोस्ट में जान आ जाती है, और दोस्तों अगर आपकी पोस्ट में इमेज नहीं होगा तो लोग सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं, और अगर उसी जगह आपकी पोस्ट में इमेजेस होंगी तो उसको पढ़ने में भी मजा आएगा। अब दोस्तों हर इमेज सेम नहीं होती है। कुछ इमेजेस आपकी वेबसाइट की स्पीड को स्लो कर सकती है, इसलिए आपको इमेजेस को ऑप्टिमाइज करके रखना पड़ेगा। आपको आपकी वेबसाइट में जो भी इमेजेस हैं उनको ऑप्टिमाइज करना होगा, जिसमें आपको उन इमेजेस को कंप्रेस करना होगा जिससे आपकी वेबसाइट की लोड स्पीड ना बढ़े, और आपको आपकी इमेजेस में ऑल्ट टेक्स्ट डालने होंगे
जिससे रिलेटेड वो इमेज है। ये एसईओ का ही एक पार्ट है। अब दोस्तों, इमेज ऑप्टिमाइजेशन करने के कुछ एडवांटेज हैं। आपको रैंकिंग और क्लिक्स में कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। आपकी इमेज गूगल सर्च में रैंक करेगी तो वहाँ से भी आपको अच्छा ट्रैफिक मिलेगा। अगर आपकी वेबसाइट में इमेजेस ऑप्टिमाइज रहेगी तो जैसे ही यूज़र वेबसाइट खोलेगा तो उसके सामने इमेजेस ओपन होने में टाइम नहीं लगेगा और वेब पेज स्मूथ चलेगा। और एक चीज़ ध्यान रखें कि आप आपकी पोस्ट में वही इमेज यूज़ करें जो आपके कंटेंट और टाइटल से मैच करती हो। आप हर कोई इमेज अपनी पोस्ट में ना ऐड करें। 10th फैक्टर है यूज़र एंगेजमेंट। अब आपके ऑन पेज एसईओ की प्रैक्टिस और एफर्ट सिर्फ आधा काम है, मेन चीज़ है यूज़र एक्सपीरियंस। अगर आपने अच्छा ऑन पेज एसईओ करके आप अपनी साइट को गूगल के फर्स्ट पेज पे ले आए हो और यूज़र को भी अपनी वेबसाइट पे विजिट करवा दिया है, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट का यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा, जैसे यूज़र को वेबसाइट में कुछ भी सही नहीं दिख रहा होगा, नेविगेशन नहीं मिल रहा होगा, बेसिकली वेबसाइट पे आने के बाद उसको ऐसा लगता है कि ये कहाँ आ गया, तो वो बैक कर देगा और आपकी वेबसाइट कुछ टाइम में डी रैंक हो जाएगी। जब तक ऑडियंस आपके कंटेंट के साथ एंगेज नहीं रहेगी, जब तक वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तब तक एसईओ का कोई मतलब नहीं है। अब किसी भी यूज़र को अपनी वेबसाइट के ऊपर एंगेज रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। किसी भी यूज़र का एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए हमें हमारी साइट की स्पीड पर, यूज़र एक्सपीरियंस पर, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन पर और बहुत सारी चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। तो एक अच्छा एसईओ एक्सपर्ट बनने के लिए आपको यूज़र एक्सपीरियंस इंक्रीज करना सीखना होगा। तो दोस्तों, ये थे 10 फैक्टर्स जो आपको ऑन पेज एसईओ में बहुत कुछ मदद करेंगे। दोस्तों, ऑन पेज एसईओ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसकी मदद से आपकी वेबसाइट सर्च रिजल्ट पेजेस में ऊपर नज़र आ सकती है। और अगर आप डेली बेसिस पे ऑन पेज एसईओ की प्रैक्टिस करते हो तो आपकी वेबसाइट के ट्रैफिक और रैंकिंग और कन्वर्जन में इंक्रीमेंट दिखेगा। अब दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम ऑफ पेज एसईओ के बारे में बात करेंगे। सो बी विथ अस, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।